देखिए मौसम और जलवायु में अंतर। मौसम और जलवायु में अंतर देखिए क्या है। मौसम अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाएं होती हैं और जलवायु जो होता है दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशाएं होती हैं। वहीं पे इसमें दिन प्रतिदिन परिवर्तनशील होता है जो मौसम होता है। ये वर्ष के मौसम का औसत होता है जो जलवायु होती है। ये मौसम जो होता है अस्थायी प्रकृति का होता है और जलवायु जो होती है अपेक्षाकृत अधिक स्थायी प्रकृति होती है। यह लघु भूभाग मौसम जो होता है लघु भूभाग के लिए छोटे स्थान के लिए संबंधित होता है। यह विस्तृत भूभाग से संबंधित होता है। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। देखिए जलवायु को जो है विभिन्न प्रकार के जो कारक प्रभावित करते हैं। तो पहला है अक्षांश रेखा। देखिए अक्षांश रेखा किस प्रकार जलवायु को प्रभावित करती है। अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वह सूर्य की किरणें उन्हीं के हिसाब से झुकती पड़ती हैं। अब जैसे हम क्या देखते हैं कि अब ये 0 डिग्री अक्षांश, इसको विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। इसको जो है 23.5 अंश नॉर्थ को कर्क रेखा और 23.5 अंश साउथ को मकर रेखा कहते हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि सूर्य की किरणें जो होती है सर्वाधिक इन्हीं भागों में यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, इसलिए यह उष्णकटिबंधीय वाला क्षेत्र है। यहाँ पे अधिक सूर्यताप अधिक प्राप्त होता है क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। अभी जैसे जैसे हम उच्च अक्षांशों की ओर जाते हैं तो सूर्य की किरणें क्या करती हैं, तिरछी पड़ती हैं, इसलिए वहां पर तापमान अधिक नहीं बढ़ पाता है। जैसे ये प्रदेशों में ध्रुवीय प्रदेशों में क्या होता है, हिमाच्छादित प्रदेश पाए जाते हैं या हिमाच्छादित क्षेत्र पाए जाते हैं। वहीं पर यहाँ पे जो होता है सर्वाधिक तापमान पाया जाता है। यहाँ की जो जलवायु पाई जाती है यहाँ पे उष्णकटिबंधीय उष्ण प्रकार की जलवायु होती है। वहीं पे जैसे ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे शीत प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो इस प्रकार से जो है अक्षांश जो है प्रभावित करते हैं जलवायु को। जैसे जैसे अब इसका सीधा सीधा वो है कि जैसे जैसे तापमान और अक्षांश में विलोमानुपाती का संबंध होता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे हम उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ते जाते हैं तापमान घटता जाता है, निम्न अक्षांशों की ओर आते हैं तो तापमान बढ़ता है। अब देखिए दूसरा है समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई भी जलवायु को प्रभावित करती है क्योंकि जैसे ही समुद्र तल से हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान और दबाव में कमी होती जाती है। तो वहां पे जो है वायु भी विरल पाई जाती है। अब यहाँ पे जैसे हम देखते हैं कि अगर जैसे हम ऊंचे स्थानों पर जाते हैं तो वहाँ तापमान में कमी पाई जाती है। अब जैसे यहाँ पे क्या होता है कि ध्रुवीय प्रदेशों में यहाँ पे उच्च अक्षांशों में तो यह जो समुद्र तल से अधिक ऊंचाई पर जाने पर हिम रेखा जो होती है समुद्र, अब जैसे विषुवत रेखा के पास वाले हम क्षेत्र में देखते हैं तो यहाँ 18,000 फीट पर हिम रेखा पाई जाती है। 18,000 फीट पर हिम रेखा पाई जाती है, हिम रेखा। वहीं पर ध्रुवीय प्रदेशों में यहाँ पर 4,000 फीट पर ही हिम रेखा पाई जाती है, हिम रेखा पाई जाती है। लेकिन वहीं पर ग्रीनलैंड जो क्षेत्र है वहां पे समुद्र तल पर ही हिम रेखा पाई जाती है, वह क्षेत्र जो होता है हिमाच्छादित रहता है। तो इस प्रकार से जो होता है कि समुद्र तल से ऊंचाई भी हमारे जलवायु को प्रभावित करती है। अब समुद्र तल से दूरी, अब जैसे किसी क्षेत्र में हम समुद्र तल के पास या समुद्र के तटीय क्षेत्रों में जो प्रदेश निवास जो क्षेत्र हैं वहां पे सम प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और जैसे जैसे हम आंतरिक भाग में महाद्वीपीय भाग में जाते हैं तो वहाँ विषम प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो इसमें क्या होता है कि जो ये होते हैं समुद्र के जो तटीय क्षेत्र हैं यह जो होते हैं समुद्र की स्थिति के अनुसार ही जो है परिवर्तित होते रहते हैं। यहाँ पे न अत्यधिक ठंडी पड़ती है न अत्यधिक गर्मी पड़ती है, यहाँ पे सम प्रकार की जलवायु। लेकिन आंतरिक वही महाद्वीपीय भाग में जाते हैं तो वहाँ पे तापांतर में भी अंतर पाया जाता है, वहाँ पे अत्यधिक गर्मी भी पड़ती है और सर्दी भी अत्यधिक पड़ती है। अब जैसे भारत के संदर्भ में ले लिया जाए तो मुंबई में जो है सम प्रकार की जलवायु पाई जाती है। मुंबई हुआ, गोवा हुआ, ये सब जो है तटीय क्षेत्र हैं।
वहीं पे आप आंतरिक भाग में, अब जैसे उत्तर प्रदेश अपना देख लीजिए, तो यहाँ पे जो है विषम सर्दियों में सर्दी पड़ती है, गर्मियों में भयंकर गर्मी पड़ती है। तो इस प्रकार से जो है समुद्र से दूरी जो है प्रभावित करता है। अब इस जल और स्थल का वितरण, हम जानते हैं कि जल और स्थल का वितरण एक समान नहीं है। जल का जो वितरण है सर्वाधिक मात्रा पे है, वहीं पे जो है स्थल कम मात्रा में, यानी कि 71% पर जल की मात्रा है, वहीं पर 29% जो है स्थल है। तो इसमें क्या होता है कि जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो स्थल जल्द ही गर्म हो जाता है और जल्द ही ठंडा होता है। वहीं पर समुद्र जो होता है देरी से गर्म होता है और देरी से ठंडा होता है। तो इस कारण से जो होता है कि इनमें यह जो होता है कि इसमें जब हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की प्रभावित होती हैं, क्योंकि दिन में तो स्थल का तापमान बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन रात में स्थल का तापमान कम हो जाता है और समुद्र का तापमान, तो इसलिए हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं। समुद्र से चलने वाली हवाएं जो होती हैं वार्द होती हैं और स्थल से चलने वाली जो हवाएं होती हैं वह शुष्क होती हैं। तो इस प्रकार से ये जल और स्थल का वितरण। अब पर्वतीय बाधा देख लिए, पर्वतों जो है हमारे जलवायु को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करते हैं। जी पर्वतें जो होती हैं, पर्वत जो होते हैं, ये वर्षा कराने में बहुत महत्वपूर्ण ही योगदान देते हैं। अब जैसे किसी क्षेत्र में जब कहीं पवनें आ रही हैं, पर्वतीय बाधा पड़ती है, पर्वतीय वह मजबूर होकर क्या करती है, पर्वतों के ऊपर चढ़ने लगती हैं। जैसे ही ऊपर चढ़ती हैं वहां पे संघनन की प्रक्रिया होती है और वर्षा हो जाती है। तो यहाँ पे तो पर्वत के एक क्षेत्र में तो पर्याप्त वर्षा हो रही है, लेकिन यहीं पे दूसरे क्षेत्र में हवाएं जो ऊपर से उठती नीचे उतरती हैं तो शुष्क हो जाती हैं। यहाँ पे वर्षा नहीं, इस वृष्टि छाया, यह जो क्षेत्र होता है वृष्टि छाया प्रदेश के नाम से जाना जाता है, वृष्टि छाया प्रदेश। तो यहाँ पे क्या होता है कि पर्याप्त वर्षा हो रही, यहाँ पे वर्षा नहीं हो रही। अब भारत के संबंध में हम देख लें तो पर्वत जो हिमालय पर्वत की स्थिति अर्धचंद्राकार स्थिति में ही इस प्रकार से है। तो क्या करती हैं कि उत्तर से ध्रुवों से आने वाली हवाओं को जिससे रोकती हैं, जिससे कि हमारे जो प्रदेश है हिमालय पर्वत के पार वाले क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में जो है ठंडी नहीं पड़ती है। उस ठंडी को जो ध्रुवों से आने वाली ठंडी हवाएं हैं उसको रोकती हैं, उससे हमारी रक्षा करती हैं। तो इस प्रकार से जो है पर्वत भी हमारे। अब पवन की दिशा भी हमारे जलवायु को प्रभावित करती हैं। ये पवनें जो है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रभावित होती हैं। अगर किसी क्षेत्र से अगर जो ठंडी हवाएं प्रवाहित हो रही हैं, अगर किसी सम क्षेत्र या ग्रीष्म प्रदेश में जब प्रवेश करती हैं हवाएं, तो वहां के तापमान को घटा देती हैं। अब ये गर्म पवनें जो होती हैं, ये जब किसी प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जब प्रवेश करती हैं या किसी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं, तो वहां के तापमान को क्या करती हैं, बढ़ा देती हैं। तो इस प्रकार से जो है पवनें अपना प्रभाव दिखाई देती हैं। और स्थल का स्वभाव हम देख लेते हैं कि धरातल का स्वभाव क्या है। धरातल जो है कहीं पर पहाड़ियां हैं, कहीं पर पर्वत हैं, तो कहीं पर मैदान है। तो ये जो होता है मुख्य रूप से, अब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं पर्वतों पर और इसके बाद विसर्जित हो जाती हैं। जैसे हिमाच्छादित प्रदेश पर पड़ते हैं, हिम वाले क्षेत्र में पड़ते हैं, तो क्या रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो इसको अल्बिडो कहा जाता है। वहीं पर मैदानी क्षेत्रों में और देखते हैं, और इसके बाद रेगिस्तान वाले क्षेत्र में अत्यधिक उष्मा का अवशोषण करती है, गर्म हो जाती है, फिर इसके बाद वह रात में ठंडा भी हो जाती हैं। अब जैसे काली मृदा में जो है उष्मा का अत्यधिक अवशोषण होता है, वह सूखती है। इस प्रकार से जो है स्थल का स्वभाव भी हम जलवायु को जो है प्रभावित करता है। समुद्री धाराएं देखिए भी किस प्रकार से जो प्रभावित करती हैं। जब किसी प्रदेश में आप देखते हैं कि उसके तट के पास जो है हवाएं, ये जो धाराएं होती हैं समुद्री धाराएं, अगर गर्म जल धाराएं प्रवाहित हो रही हैं तो उस तटीय क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होती है। वहां का जो जलवायु होता है वह काफी हरा भरा होता है, सुहाना होता है, अच्छी वर्षा होती है। लेकिन जहाँ पर ठंडी धाराएं प्रवाहित होती हैं वहां पर वर्षा नहीं होती है। आप देखते हैं कि उपोष्ण क्षेत्र के जो पश्चिमी किनारा है वहां पर विश्व के सभी मरुस्थल, जैसे थार का मरुस्थल हुआ, सहारा का मरुस्थल हुआ, अटाकामा का मरुस्थल हुआ, ठीक है, चिली हुआ,
ये प्रदेश जो है इनके तटों के पास जो ठंडी जलधाराएं प्रवाहित होती हैं। इस प्रकार से यहाँ पे जो है ठंडे जो हवाएं अत्यधिक मात्रा में वर्षा न कर पाने के कारण जो है ये प्रभावित करती हैं। अब देखते हैं जलवायु को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारण के साथ साथ मानवीय कारण भी अत्यधिक वो जलवायु को प्रभावित करते हैं। हम मानवीय कारण में जैसे क्या है, मनुष्य अत्यधिक वनों की कटाई कर रहा है। तो इन वनों की कटाई करने से जो है हमारे वायुमंडल में प्रदूषण की मात्रा बढ़ रही है, जिसके कारण अत्यधिक ताप बढ़ रहा है। तो ताप बढ़ने से जो है भूमंडलीय तापन की स्थिति होती है, ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो इस प्रकार से जो है तापमान बढ़ता जा रहा है। तो हमें इसको संतुलित करने के लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। वृक्षारोपण करने से हमारे जो धरातल पर निवास करने वाले जीव जंतु हैं उनके लिए संतुलन बना रहेगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर उसको ऑक्सीजन में परिवर्तित करती हैं और जलवायु को, मौसम को, हमारे वायु को स्वच्छ बनाए रखती हैं और जिससे पृथ्वी का संतुलन बना रहता है। ठीक, थैंक यू।